नमस्कार। अगले सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु का पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा कि राजस्थान को वर्षा के आधार पर कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा था, 5 में, और उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं देखिए इस राजस्थान के अंदर सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से किस कटिबंध में रखा जाता, तो आप देखिए यहां पर ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसको हम कर्क रेखा नाम से जानते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा के बीच से होकर के निकलती है, और ये डूंगरपुर का जो दक्षिणी छोर है इसको टच करके निकलती है, छू के निकलती है कर्क रेखा। तो अगर हम इस पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आप देखेंगे ये 0 डिग्री, 23.5, 66.5, 23.5, 66.5 डिग्री, ये जो बीचों बीच की रेखा है इसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा है और उत्तर में कर्क रेखा है। अब आप देखेंगे कि भूमध्य रेखा से लेकर के उत्तर में 23.5 डिग्री और दक्षिण में 23.5 डिग्री तक का जो अक्षांश है, यह अक्षांश उष्ण अक्षांश कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। ये पूरा भाग उष्ण कटिबंध की श्रेणी में आता है। इसका मतलब हुआ कि राजस्थान का ये वाला हिस्सा उष्ण कटिबंध में आता है, क्योंकि यहां हमने पढ़ा 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ का जो पूरा भूभाग है ये उष्ण कटिबंध में आता है। इसका मतलब हुआ कि कर्क रेखा से नीचे का जितना भी भूभाग है वो उष्ण कटिबंध में आएगा। अब यहां पर आप देखिए कर्क रेखा से यहां पर ये रेखा है आर्कटिक रेखा, 66.5 डिग्री को आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। तो कर्क रेखा से यानी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का जो भूभाग है वो उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। इसका मतलब हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक का राजस्थान का जो पूरा का पूरा भूभाग है ये उपोष्ण कटिबंध में माना जाता है, उपोष्ण कटिबंध में आता है। इसका मतलब हुआ कि राजस्थान की स्थिति 2 कटिबंधों में है। छोटा सा हिस्सा जो कर्क रेखा से नीचे का हिस्सा है वो उष्ण कटिबंध में आता है, और कर्क रेखा से ऊपर यानी कि यहां बांसवाड़ा के ऊपर से लेकर के श्रीगंगानगर हिंदुमोल कोट तक का जो क्षेत्र है यह उपोष्ण कटिबंध में आता है। तो इसका मतलब एक कटिबंध उष्ण हो गया, दूसरा कटिबंध उपोष्ण हो गया।
यानी राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से किस कटिबंध में रखा जाता है, तो हम यूं कह सकते हैं उष्ण उपोष्ण कटिबंध। उष्ण उपोष्ण कटिबंध में रखा जाता है, उष्ण उपोष्ण कटिबंध में रखा जाता है। लेकिन प्रश्न आता है कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। प्रश्न आया कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो राजस्थान की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी जलवायु। क्या जलवायु मानी जाएगी? आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि राजस्थान की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है या शुष्क जलवायु है या मानसूनी जलवायु है। शुष्क इसलिए कहा गया क्योंकि 61.11 जो पूरा का पूरा रेगिस्तान भाग है वहां पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो वो क्षेत्र कैसा हो गया? शुष्क, क्योंकि हमने उस रेगिस्तान को दो भागों में बांटा है, शुष्क रेगिस्तान और अर्ध शुष्क रेगिस्तान। तो इसका मतलब हुआ कि रेगिस्तान का जो भूभाग है, बड़ा भूभाग है, वो शुष्क में है। तो राजस्थान की जलवायु शुष्क जलवायु भी है। फिर चूंकि राजस्थान के अंदर जो वर्षा होती है लगभग 90% वर्षा वो मानसून के कारण होती है और मानसून के टाइम में ही होती है, उससे पहले वर्षा नहीं होती है। राजस्थान में 90% वर्षा जो होती है, वर्षण जो होता है, वो मानसून के कारण होता है। अब राजस्थान में प्रश्न ये बनता है कि मानसून कौन सा आता है, तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से अरब सागरीय मानसून आता है। राजस्थान में सर्वप्रथम जो बरसात होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो अरब सागरीय मानसून के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में पहली बारिश अरब सागरीय मानसून से ही होती है, ध्यान रखना आप लोग। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु या मानसूनी जलवायु मानी जाती है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, चूंकि राजस्थान में 33 जिले हैं और 33 जिलों का अपना अपना अलग अलग प्रकार का स्थान है जलवायु के अंदर। अब आप देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, राजस्थान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें आप लोग देखेंगे प्रश्न ये आता है कि सूर्य सीधा कहां चमकता है। राजस्थान में सूर्य सीधा कहां चमकता है, तो आप लोग देखेंगे कि कर्क रेखा पर सूर्य सीधा कहां चमकता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। और कर्क रेखा कहां से गुजरती है? बांसवाड़ा से गुजरती है। इसका मतलब प्रश्न अगर ये आए कि राजस्थान में सूर्य लंबवत या सीधा या समकोण पर कहां चमकता है? बांसवाड़ा में चमकता है। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा, क्योंकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बांसवाड़ा के अंदर कुल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर इसकी लेंथ मानी जाती है, लंबी है कर्क रेखा, राजस्थान के अंदर से गुजरती है। और कितने जिलों को छूके? 2। याद रखिएगा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के दक्षिण से छूके निकलती है, तो 2 जिलों से। यहां पर हम बात कर रहे हैं सूर्य सीधा लंबवत या समकोण पर किस जिले में चमकेगा, तो आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा। लेकिन अगर प्रश्न यूं आ जाए कि राजस्थान में सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कहां पड़ती है? श्रीगंगानगर के अंदर, क्योंकि यहां से सबसे लंबी दूरी कहां की पड़ेगी? श्रीगंगानगर की। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य की किरणें
तिरछी कहाँ पड़ती है? श्री गंगानगर में पड़ती है। ध्यान रखिए, सूर्य की राजस्थान में सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? श्री गंगानगर के अंदर पड़ती है। श्री गंगानगर के अंदर पड़ती है। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा दिन, राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है 21 जून को। बड़ा दिन राजस्थान में बड़ा दिन किसे माना जाएगा? 21 जून को। 21 जून राजस्थान का सबसे बड़ा दिन है। तो जब दिन बड़ा हो गया तो रात क्या हो गई भाई? छोटी। तो ध्यान रखिएगा, 21 जून छोटी रात है, 21 जून बड़ा दिन है। 21 जून छोटी रात है और 21 जून जो है बड़ा दिन माना जाएगा। अब एक सवाल इसके साथ ही आप लोग समझ सकते हैं कि बात हो गई बड़ा दिन और छोटी रात, लेकिन अगर इसके साथ एक प्रश्न में ऐसे ही कनेक्ट करूं कि बताइए राजस्थान में सबसे छोटा दिन वह बड़ी रात कब होगी? बड़ी रात कब होगी? तो सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है 21 जून को और मकर रेखा पर सीधा चमकता है 22 दिसंबर को। कितने दिसंबर को? 22 दिसंबर को। तो याद रखना है आपको, मकर रेखा पर 22 दिसंबर। तो भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर सबसे छोटा दिन जो है वो 22 दिसंबर होगा और सबसे बड़ी रात जो है वो 22 दिसंबर मानी जाएगी। ये ध्यान रखना है, 22 दिसंबर मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं, प्रश्न आता है कि बताओ भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? भारत का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है? तो भारत का गर्म प्रदेश तो माना जाएगा राजस्थान को। भारत का सबसे गर्म प्रदेश राजस्थान को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, गर्म प्रदेश राजस्थान है। अब हम आगे बात करते हैं। प्रश्न आता है कि बताइए राजस्थान के अंदर सबसे गर्म स्थान ऑब्लिक शुष्क स्थान कहाँ है? फड़ौदी, जोधपुर। ध्यान रखिए, बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान या सबसे शुष्क स्थान किसे माना जाएगा? फड़ौदी, जोधपुर को माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने स्थान की बात की है। स्थान, सबसे गर्म स्थान व सबसे शुष्क स्थान किसे माना जाएगा? फड़ौदी पड़ता है जोधपुर जिले के अंदर। ये हो गई बात इसके बारे में। अब यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है चूरू। चूरू जिला राजस्थान का सबसे, याद रखिएगा, राजस्थान का सबसे गर्म जिला माना जाता है चूरू को। गर्म जिला और ठंडा जिला किसे माना जाता है? चूरू को माना जाता है। राजस्थान का सबसे गर्म जिला भी चूरू, राजस्थान का सबसे ठंडा जिला भी चूरू। कारण क्या है? माना जाता है कि इस चूरू क्षेत्र के जमीन के नीचे, चूरू क्षेत्र के जमीन के नीचे चूने की तो परतें पाई जाती है और उन चूने की परतों के कारण यहाँ का तापमान जो है बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है गर्मियों में और बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है सर्दियों के अंदर। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला
सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, वह किसे माना जाएगा, तापांतर वाला जिला माना जाएगा चूरू को। सर्वाधिक तापांतर, ताप में अंतर, जैसे सोचिए कि अधिकतम तापमान चला गया था 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान आ गया लगभग 15 डिग्री सेल्सियस, या यूं मैं कहूं 13 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप देखिए इस 45 में से 13 को घटा लीजिए, लगभग अंतर आया है 32 डिग्री का, है ना। तो इस प्रकार से जो ताप में अंतर आता है उसकी हम बात कर रहे हैं। ध्यान रखिए, ये तो मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है कि तापांतर जो है वो इसके अंदर बताया। बाकी राजस्थान के ताप में जो अधिकतम अंतर पाया जाता है वो पाया जाता है 22 डिग्री सेल्सियस का। अधिकतम और न्यूनतम के बीच का जो अंतर है वो 22 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है राजस्थान के अंदर। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अंदर राजस्थान का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, 38 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ये तो बात करी हमने सर्वाधिक वार्षिक तापांतर। अब अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम वार्षिक तापांतर, तो यहां पर एक जिला पड़ता है डूंगरपुर। डूंगरपुर न्यूनतम वार्षिक तापांतर, न्यूनतम वार्षिक तापांतर यहां पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहां पर बड़े बड़े क्या हैं, पहाड़। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी भी कहते हैं। पत्थर धीरे धीरे गर्म होते हैं, धीरे धीरे ही ठंडे होते हैं, इसलिए राजस्थान में न्यूनतम जो वार्षिक तापांतर है, मन ताप में अंतर सबसे कम आना। जैसे सोचिए अधिकतम तापमान गया 38 डिग्री सेल्सियस डूंगरपुर का, तो न्यूनतम कितना चला गया, वापस कितना चला गया, नीचे गया तो कितना गया 32 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप देखिए 38 और 32 के बीच में कितना अंतर आया, 6 डिग्री सेल्सियस का अंतर आया। तो इस प्रकार से ये और भी कम होता है। यहाँ मैंने 38 रखा है तो यहाँ समझ लीजिए 35 डिग्री हो जाएगा। तो अब अंतर कितने का आ गया, 3 डिग्री सेल्सियस का अंतर आया है। यानी गर्म और ठंडा होने के बीच में जो अंतर आया वो सबसे कम है। तो न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर को माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, बढ़िया प्रश्न है। ये तो बात हुई थी वार्षिक के बारे में। अब ऐसे ही प्रश्न आ जाता है दैनिक पर कि बताइए राजस्थान में दैनिक तापांतर सर्वाधिक किस जिले का है। दैनिक तापांतर सर्वाधिक, दैनिक तापांतर सर्वाधिक जैसलमेर का है। ध्यान रखिएगा, जैसलमेर जिले का दैनिक का मतलब होता है रोजाना दिन का जो तापमान होता है। अब जैसलमेर में दैनिक तापांतर जो है वो सर्वाधिक है और जैसलमेर में ही दैनिक तापांतर जो है वो न्यूनतम है। दैनिक तापांतर का सर्वाधिक भी यही है और दैनिक तापांतर का न्यूनतम भी जैसलमेर में ही है। कारण क्या है, कारण ये है कि यहाँ पर रेत पाई जाती है और रेत बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है। इसलिए दैनिक तापांतर सर्वाधिक जैसलमेर का है और दैनिक तापांतर न्यूनतम भी जैसलमेर का माना जाता है। सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों ही किसके माने जाएंगे, जैसलमेर के माने जाएंगे। ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान में शुष्क जिला कौन सा है। शुष्क स्थान की बात तो हमने कर ली है पहले, फड़ौदी। लेकिन अगर बात आ जाए कि बताओ शुष्क जिला कौन सा है, शुष्क जिला,
तो जैसलमेर है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान का शुष्क जिला जैसलमेर को माना जाएगा। कारण क्या है, यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, शुष्क जिला, या हम यूं कहें कम वर्षा वाला जिला। कम वर्षा वाला जिला किसे माना जाएगा, जैसलमेर को माना जाएगा। कम वर्षा वाला जिला जो है वो जैसलमेर है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। यहां पर आप देखिए एक जिला है जिसका नाम है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। अब देखिए एक प्रश्न तो मैंने बता दिया आपको कि सूर्य की सबसे तिरछी किरणें श्री गंगानगर में पड़ती है। एक प्रश्न ये कि राजस्थान में गर्मियों के मौसम में, राजस्थान में गर्मियों के मौसम में एक धूल जो है हवा के अंदर उड़ती है, धूल के जो गुबार आते हैं जिसे हम आंधी कहते हैं, है ना। तो जो आंधी है वो सबसे ज्यादा कहां पर आती है, सर्वाधिक आंधियां कहां पर आती है, तो सर्वाधिक आंधियों वाला जिला किसे माना जाएगा, श्री गंगानगर। सर्वाधिक आंधियां, सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर में आती है। ध्यान रखिएगा कितने दिन आती हैं, लगभग 27 दिन। बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान में आंधियों के सर्वाधिक दिन 27 दिन वाला जिला कौन सा है, श्री गंगानगर को माना जाएगा। अब यही प्रश्न आता है कि तो भाई राजस्थान में न्यूनतम आंधियां कहां पर आती हैं, तो इसके बिल्कुल जो विपरीत जिला है ये जिला झालावाड़। झालावाड़ में न्यूनतम आंधियां आती है, ध्यान रखिएगा। न्यूनतम आंधियां झालावाड़ में आती है। कितने दिन आती हैं, 3 दिन। कितने दिन आंधियां आती हैं, 3 दिन आंधियां आती है। न्यूनतम आंधियां झालावाड़ के अंदर आती है। अब आप देखिए लॉजिकल प्रश्न यहां पर बन जाता है। एक तो सवाल आया आंधी, आंधी। एक प्रश्न आता है तूफान, ठीक है, तूफान या झंझावत। ये सब तूफान या झंझावत राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां आते हैं। प्रश्न आया राजस्थान में सबसे ज्यादा तूफान या झंझावत कहां आते हैं, तो ये ध्यान रखना है सर्वाधिक तूफान झालावाड़ में आते हैं। सर्वाधिक तूफान झालावाड़ में आते हैं। ऐसे ही प्रश्न बनता है तो बताइए न्यूनतम तूफान कहां आते हैं, न्यूनतम तूफान, तो न्यूनतम तूफान आते हैं श्री गंगानगर में। न्यूनतम तूफान कहां आते हैं, श्री गंगानगर के अंदर आते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को इस प्रकार से भी समझ लेना है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया आंधी और तूफान के बारे में, आंधी और तूफान के बारे में। यहां पर एक प्रश्न आता है। प्रश्न क्या आता है उसे आप समझिए। जो पवन है वो चलती है। अब ध्यान रखिएगा पवन चलती है तो राजस्थान में पवनों के अलग अलग नाम हैं। राजस्थान में पवनों के अलग अलग नाम हैं। जैसे आराम से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ये राजस्थान का उत्तरी छोर है, ये राजस्थान का दक्षिणी छोर है, ये राजस्थान का पूर्वी छोर है और ये राजस्थान का पश्चिमी छोर है। अब आप देखिए जिधर से हवा आती है उस हवा को उस नाम से जाना जाता है। जैसे पवन उत्तर दिशा से आ रही है, राजस्थान में पवन उत्तर दिशा से आ रही है, उस पवन को धुरव कहते हैं। धुरव या धरोड़ के नाम से जानी जाती है। धुरव या
धरोड़ या उत्तरार्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। याद रखिएगा, उत्तर से आने वाली पवन को राजस्थान में धुरऊ पवन कहा जाता है। धुरऊ है ना, मारवाड़ी में कहते हैं कि भाई आज धुरऊ बाजे है, धुरऊ बाजना मन धुरऊ पवन चल रही है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि अगर राजस्थान के दक्षिण से पवन एंटर कर रही है, दक्षिण से पवन आ रही है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण से पवन आ रही है अंदर की तरफ, तो भारत के मानचित्र में, नक्शे में सबसे दक्षिण में एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका, और उस लंका के नाम पर उस पवन का नाम रख दिया लंकाऊ। उस पवन को लंकाऊ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बढ़िया प्रश्न है। उस पवन को लंकाऊ पवन के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका के नाम पे लंकाऊ पवन उसको कहा गया, लंका से आ रही है तो उसका नाम रख दिया गया लंकाऊ पवन, नाम रख दिया गया। अब हम बात करते हैं कि जो पूर्व दिशा से पवन आती है राजस्थान के अंदर, जो पवन पूर्व दिशा की तरफ से आती है, पूर्व दिशा की तरफ से आती है तो उसको कहते हैं पूर्वाई या पूर्वा। ध्यान रखिएगा, उस पवन को पूर्वा या पूर्वाई या आगुणी के नाम से भी जानते हैं। आगुणी, आगुणी या उगुणी। उगुणी के नाम से भी जाना जाता, पूर्वा, पूर्वाई, आगुणी या उगुणी के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ी में इसको उगुणा कहते हैं। उगुणा, उगुणा माने सूर्य का उगना, तो उससे हो गया उगुणा, उगुणो बाजे, है ना। तो इस प्रकार से इसको समझा जा सकता है। अब अंतिम रूप से यहां पर बात आती है कि पश्चिम से अगर पवन आए, राजस्थान के पश्चिम से अगर पवन आए तो उसे पछेऊ कहा जाता है। पछेऊ, पछेऊ के नाम से इसको जाना जाता है। पछेऊ या पिछवाई, या इसे पिछवाई भी कह सकते हैं, पछेऊ भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इन पवनों को जाना या पढ़ा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर दो चीजें और समझनी है आपको। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अब आप देखिए, प्रश्न आता है कि राजस्थान के अंदर गर्मियों में जो पवन चलती है उसे किस नाम से जाना जाता है? लू। लू के नाम से जाना जाता है। लू के नाम से जाना जाता है, लू। अब एक शब्द आता है जाला। राजस्थान में एक पवन को झाला भी कहा जाता है कि आज तो झाला बाज रहा है। झाला बाजने का मतलब होता है ऐसी पवन जो वाष्प युक्त हो, ऐसी पवन जो वाष्प युक्त हो, यानी जिसमें जल के छोटे छोटे कण हो, वाष्प युक्त हो, उसे झाला के नाम से जाना जाता है। एक पवन जिसका नाम राजस्थान में चलता है सिली। सिली पवन। सिली पवन कब चलती है? सर्दियों के मौसम में, पौष माह में। जो पौष का महीना है उसमें जो राजस्थान में पवन चलती है उसे सिली पवन का नाम दिया जाता है। सिली सिली चलती हवा, ऐसा एक पंजाबी गाना भी है। तो आप लोगों ने सुना होगा, सभी राजस्थानी लोग हो, बहुत ही समझदार हो, गाने वाने तो सुनते ही हो सभी, है ना। तो सिली पवन जो है वो पौष माह में चलने वाली पवन है। आगे हम बात करते हैं, एक पवन का नाम हो गया झाला, एक पवन का नाम हो गया सिली। अब एक पवन है जिसका नाम है तवा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है
तवा। प्रश्न आएगा 100%, और प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि राजस्थान में वातावरण के परिप्रेक्ष्य में तवा से क्या तात्पर्य है, या जलवायु के परिप्रेक्ष्य में तवा से क्या तात्पर्य है। तो ऐसा नहीं हो तवा जिस पे रोटी बनाई जाए, है ना, हाँ उस तवा की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तवा किसे कहा गया है, जो ज्येष्ठ माह के अंदर पवन चलती है। ज्येष्ठ माह में कैसी गर्म पवन चलेगी, ज्येष्ठ माह के अंदर जो गर्म पवन चलेगी उसे तवा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी कुछ एक बढ़िया विशेष प्रश्न है, इन पे भी आप अपना थोड़ा सा फोकस रखिएगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो आप इनको इजी तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम वापिस राजस्थान के मानचित्र में आ जाते हैं। अब आप देखिए